नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और यह इनसाइड भारत टीवी का खास शो पत्रकार चाय वाला है। देश में बहुत कुछ हो रहा है और इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। बहुत सारे नेता आलतू फालतू की बयानबाजी भी समय समय पर कर ही दे रहे हैं, जो कि इस देश की एक प्रथा बन चुकी है कि किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों को अगर टारगेट करना है, यानी कि उनको अपनी तरफ अगर खींचना है, तो उसके विपरीत वाले के ऊपर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बयान दे दीजिए। क्योंकि इस देश में ज़्यादातर जो राजनीति होती है इसी के इर्द गिर्द होती है। मुद्दों की राजनीति तो दूर दूर तक, मतलब नाम सभी लोग लेते हैं, लेकिन मुद्दों की राजनीति कोई नहीं कर पाता है। और इसमें सभी पार्टी, मतलब एक दो पार्टी नहीं, लगभग थोड़ा या बहुत सभी पार्टियां इंक्लूड रहती हैं। बहरहाल हमारे आज के मेहमान हैं समाजवादी पार्टी से शिवेंद्र पांडे जी, और कांग्रेस पार्टी से अनिल दुबे जी, और भारतीय जनता पार्टी से अंकित मिश्रा जी। आप सभी लोगों से बातचीत होगी। मेरा पहला सवाल कि इन दिनों, चूँकि अभी हाल फिलहाल में G20 का जो बैठक हुआ है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा था, साथ ही साथ देश में कई सारे लोगों द्वारा उल्टी सीधी बयानबाजी करके जो है अपनी तरफ ध्यान खींचने की भी कोशिश की गई। लेकिन क्या बार बार किसी एक धर्म को, और जो कि इस देश में बहुसंख्यक है, उस धर्म को बार बार टारगेट करना यह विपक्ष का काम बन गया है? सबसे पहले मैं शिवेंद्र पांडे जी से पूछना चाहूँगा, MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, उनका बयान आपने सुना? जी सुना है। क्या आप उस बयान के पक्ष में हैं या फिर विरोध करते हैं? पूरा बयान क्या है आप बताएंगे? नहीं, आपने सुना होगा। आपने कहा कि मैंने सुना। मैंने बस यही उन्होंने सुना, सनातन को बस यही सुना कि कुछ तथाकथित पेड न्यूज के चैनल ये बता रहे थे कि स्टालिन ने सनातन के संबंध में कुछ बोला है, यानी स्टालिन के बेटे ने। उन्होंने सनातन के बारे में ही नहीं, बहुत सारे अन्य धर्मों के बारे में बोला है। मीडिया इस बात को किस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाती है, ये एक अलग विषय है। जब तक हम पूरे तथ्य से अवगत नहीं हो जाते कि वास्तव में उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। सभी धर्मों का सम्मान है, सनातन धर्म का भी सम्मान है, और इसके अलावा देश दुनिया और विश्व के और इस भौगोलिक मंच पे जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। धर्म कोई राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर इसके संबंध में कुछ कहा है तो मैं उसको कंडेम करता हूँ। मतलब कि आप अगर सनातन के धर्म में, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के, वो मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, वो आदिवासी का भी कोई अगर धर्म हो, और कोई उस पर अगर टिप्पणी करता है तो मैं उसको कंडेम करता हूँ। राजनीति का विषय धर्म नहीं होना चाहिए। उन्मूलन शब्द का अर्थ क्या होता है? फिर मैंने क्या कहा? मैंने कंडेम करता। सनातन उन्मूलन, ये शब्द कितना सही है? अब वो बोले, वो उनका व्यक्तिगत विचार था, उसके लिए मैं अपना माथा क्यों फोड़ने जाऊं? ये स्टालिन जाने, उनके बच्चे जाने। तो क्या आप उनका समर्थन करते हैं? मैंने कहा कंडेम करता हूं मैं इस बात को। किसी भी धर्म के बारे में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। सेम सवाल सर आपसे है। कांग्रेस पार्टी, और बार बार कांग्रेस ही दावा कर रही है कि हम ही सबसे बड़का विपक्ष पार्टी हैं और प्रधानमंत्री हमारे वाला होना चाहिए। मतलब कि ये चीजें होंगे। ये लास्ट बात मैं ये भी बता दूं आपको, चूंकि आपने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि करता हूं, इस बात के तहत भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पत्नी, जो वर्तमान में मैनपुरी से सांसद हैं, डिंपल यादव, ने भी इस बात को कंडेम किया है कि किसी भी जाति विशेष धर्म के विषय में राजनीति से जोड़कर कोई बातें नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस चाह भी रही है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मिल जाए। अब ऐसे में मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन का हिस्सा वो भी लोग भी हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। तो क्या ऐसे में दिक्कत नहीं होगा कांग्रेस को? क्योंकि भाजपा तो चाह रही है कि आप उसी के पीछ पे आके बैटिंग करें, आप हिंदू और मुस्लिम वाले मुद्दे पर आएँ, और वहाँ पे आप अच्छी तरह से जानते हैं भाजपा खेल ले जाती है। देखिए, जब आपने उनके भाषण को सुना है तो उसकी पृष्ठभूमि को भी आपको जानना चाहिए कि तमिलनाडु और साउथ के क्षेत्रों में तमाम इस तरीके के धर्म के विरोध में एक आंदोलन चलते रहे हैं, और हिंदी भाषा के विरोध में एक आंदोलन चलता रहा है। तो उनका एक अपना एक मांग है। उन्होंने जो सनातन धर्म के खिलाफ में जो बोला है, निश्चित रूप से अगर वो सही नहीं है तो हम लोग कभी भी उसके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी ने भी उनके जो भाषण था उसको कंडेम किया है, और हम कभी भी उसके साथ खड़े नहीं हैं। पर अगर आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि ये जो भाषण है, इस प्रकार की भाषणों से अपोजिशन को दिक्कत होगा, तो निश्चित रूप से ये गलत है। क्योंकि आपको यह भी सोचना चाहिए कि जो नरेश अग्रवाल
जो यह कहते हैं कि विस्की में विष्णु है और रम में राम है, और यही संजय निषाद जो आपके गोरखपुर में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, वो राजा दशरथ को भगवान श्री राम का पिता होने से इनकार कर देते हैं, तो उस पर भी सवाल करना चाहिए। क्या यह लोग सनातन संस्कृति को किसी प्रकार से धता बताते हुए उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? क्या इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में होने का अधिकार है? तो अगर इन लोगों को अधिकार है, अगर यह लोग अपनी बातें रख सकते हैं, तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को, भारत में हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी बातों को रखे। और राजनीतिक पार्टियां उससे सहमत होती हैं कि नहीं होती हैं, यह आपको राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहिए। क्या इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, क्या इंडिया गठबंधन का ये ऑफिशियल बयान है कि नहीं है, यह आपको जानना चाहिए। ऐसे तमाम लोग हर पार्टियों में हैं जो अलग अलग बयान दे रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने के लिए मौका मिल सकता है, क्योंकि उनका यही काम है कि वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान हो, उनके पास इसके अलावा और कोई भी मुद्दा नहीं है। चाहे आप महंगाई पे आ जाइए, वह बात नहीं करेंगे। इस समय सारा मुद्दा घुमा करके वो स्टालिन पे चले जाते हैं, तो कभी मुद्दा को घुमाते हैं। मौका तो स्टालिन ही दे रहे हैं, और स्टालिन विपक्ष के नेता नहीं, हैं। अगर स्टालिन मुद्दा दे रहे हैं तो नरेश अग्रवाल क्या दिए थे? उस पर भी तो राजनीति करनी चाहिए। उसको अपनी गोद में क्यों बिठाए हुए हैं? अगर मुद्दा देना ही है तो संजय निषाद जब मुद्दा दे रहे थे तब वो कहाँ थे? मोहन भागवत जब ब्राह्मणों के खिलाफ में बोलते हैं तब वो भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली जाती है? केवल और केवल पत्रकारों को सेट करके, जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा है। तो लास्ट में घूम फिर के पत्रकार है बेचारे। नहीं, पत्रकार हमने नहीं कहा है, एक पूरी वैश्विक एक आंकड़ा आता है जिसमें भारतीय जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता का जो इंडेक्स आता है, वो 180 देशों में 161वें नंबर पे है। 150वें नंबर, 161वें नंबर पे फिर से आप फिर से देखिएगा। हो गया। हाँ, तो इस इंडेक्स को मैंने लाने का काम नहीं किया है, ये वैश्विक स्तर पे आ रहा है। और इसको जब इनके खिलाफ में आता है, पूरी दुनिया जब देखती है कि भारत में क्या स्थिति है मीडिया की, और जब एक रिपोर्ट आता है तो उसको ये लोग इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि पूरी दुनिया लग गई है मोदी जी को खिलाफ में। और अभी अगर किसी चीज में अगर इनका इंडेक्स अच्छा हो जाएगा तो तुरंत कहेंगे ये देखिए पूरी दुनिया जो है मोदी जी के गुणगान गाने लगी। आप एक पैमाना तय कर लीजिए कि दुनिया जब आपके खिलाफ बोलेगी तब भी आपको एक रहना है, और आपके पक्ष में बोलेगी तब भी आपको एक रहना है। सेम सवाल आपसे भी है। स्टालिन का बयान आपने सुना, मतलब स्टालिन के बेटे स्टालिन का, उसके बाद से फिर ए राजा ने भी उसी तरह का मिलता जुलता बयान दिया, और आज जो है आजकल में प्रकाश राज ने भी इसी तरह का बयान दिया है। सब लोग यह कोट कर रहे हैं कि हमने सबको कहा है, लेकिन अगर आप उस स्पीच को सुनेंगे तो आपको ये आएगा कि सनातन धर्म एक डेंगू है, सनातन धर्म एक डेंगू बुखार की तरह से है, इसका ख़त्म होना जरूरी है। और सनातन उन्मूलन, किस रेफरेंस में आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, और इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, क्योंकि फ़ायदा तो होगा। देखिए, फ़ायदा और नुकसान यह सनातन धर्म पर चोट के आधार पर नहीं तय किया जा सकता है। अभी हमारे साथियों ने बहुत ही साफगोई से उस मुद्दे से मतलब अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं बयान सुना हूँ, फिर कहा कि मैं नहीं पता है, बहुत मतलब घुमा फिरा के उन्होंने जवाब देने का प्रयास किया, जबकि ऐसा नहीं है। सनातन धर्म जो है वह एक तरह से देखा जाए तो सभी धर्मों का मूल है। और स्टालिन जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु, वह प्रदेश भी जो है कहीं ना कहीं उस प्रदेश की जो भाषा है, जो तमिल भाषा है, उसका भी अगर आप प्रादुर्भाव देखेंगे तो संस्कृत से ही है, क्योंकि वहाँ जो है ऋषि अगस्त वहाँ पर हुए थे और उन्होंने उस संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया था। तो कहीं ना कहीं वह जो है अपने खिलाफ ही चीज़ें बोल रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि इनका चाहे गठबंधन हो या इनके गठबंधन के चाहे वो दल हो, उनकी विचारधारा क्या है, यह बात आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि यह लोग क्या करना चाहते हैं। सनातन धर्म को मलेरिया से जोड़ के देखना, मच्छर, कोरोना और ऐसी बीमारियों जोड़ के देखना कि इसका उन्मूलन होना चाहिए, तो यह छोटी बात नहीं है, यह छोटा बयान नहीं है। यह इन लोगों की सोच है कि जब ये सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। कहीं ना कहीं इनकी बात को दर्शाता और इनकी मानसिकता क्या है। कहीं ना कहीं देश में 80% लोग जो रहते हैं, जो बहुसंख्यक समाज हमारा 80% समाज सनातन धर्म को मानने वाला जो समाज है, उस समाज का कहीं ना कहीं जो है इसका उन्मूलन करने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उस समाज को ये लोग, उस समाज की ये लोग हत्या करना चाहते हैं, उस समाज को ये लोग बांटना चाहते हैं, उस समाज को ये लोग तोड़ना चाहते हैं। कितनी बड़ी साजिश है राजनीति की इन लोगों की, आप इस बात को समझिए। यह कोई छोटा मोटा बयान नहीं, ये बयान दिलवाया गया है, जान के दिलवाया गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीतियाँ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पूरे विश्व में जो विकास के आधार पर अपनी लोकप्रियता और भारत के छवि को ऊंचा बनाने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, G20 सम्मेलन भी इसी देश में हो रहा है, उसकी अध्यक्षता जो है नरेंद्र मोदी जी ने सौंपी यूएई के उसको।
तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं। अभी देखिए जितने लोगों ने 2 दिन के समिट समाप्त होने के बाद अन्य देशों के लोगों का बयान पढ़िए, उन्होंने क्या कहा कि भारत ने एक बहुत सराहनीय पहल किया है, कहीं ना कहीं जो है राजनीतिकरण को रोकने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को जो है सभी देशों ने, चाहे वो 21 देश जो भी आए, उन्होंने इसका सम्मान किया है। तो ये चर्चा उसकी नहीं होगी, इन लोगों को चर्चा क्या करना है, इन लोगों को चर्चा धर्म का करना है, इन लोगों को चर्चा सनातन धर्म, क्योंकि यही ऐसा धर्म है कि जिस पर आप कुछ भी कहेंगे, इस धर्म के लोग बहुत सहनशील होते हैं, बहुत सहिष्णु होते हैं, वो कुछ बोलेंगे नहीं। और हमारे धर्मों के जो लोग हैं, वो जो अन्य पार्टियों में है, वो भी नहीं कुछ बोलेंगे। अभी सुने ही होंगे आप सारे लोगों का बयान। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात की बहुत चिंता है, जो 80% लोगों के प्रति जो कुत्सित भावना लाई जा रही है, जो उनको एक तरह से कहिए कि उनको खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। चलिए अब मैं अगला सवाल इसी में जोड़ लेता हूँ। एक कहावत है अपने वहाँ कि मिटका मिटका गप गप और कड़वा कड़वा थू। जब इस तरह का बयान, और अंकित यह बहुत सीरियस सवाल है और आप लोग के पास भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहले अंकित से, जब इस तरह का बयान विपक्ष के कोई नेता देते हैं तो तुरंत फ्रंट पे आकर उसका विरोध होता है और पुरजोर विरोध होता है, होना भी चाहिए। लेकिन नरेश अग्रवाल ने जब बयान दिया था, जब संजय निषाद ने बयान दिया था, तब आप लोग कहाँ थे? और क्या इनका बयान सही है? क्या आप इन लोगों के बयानों को जो उन्होंने कभी दिया था भगवान राम के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में, क्या उसको आप लोग उसका विरोध किए और इसी तरह से किए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वह जो भी व्यक्ति देता हो। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया ब्राह्मणों को लेकर के, तो कहूँगा फिर से इनको एक बार सुनना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था और उन्होंने किसी जात या किसी धर्म को नहीं, उन्होंने कहा था कि जो बंटवारा है समाज का, या कहीं ना कहीं पंडितों की देन है। पंडित मतलब ब्राह्मण मतलब नहीं होता। अगर उस बात को आप देखेंगे, पंडित मतलब वो जो उस तत्कालीन जो तथाकथित जो होशियार लोग होते थे, उस समाज को होशियार कहे जाते थे, उनको पंडित शब्द का अर्थ जो होशियार होता है। कहीं ना कहीं उस शब्द को उससे जोड़ के देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा बयान, चाहे वो कोई निषाद दें, चाहे वो कोई और दें, इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ऐसा नहीं कहा था, और जब कहा था तो उसका भी विरोध हुआ था। ऐसा नहीं है कि हम कहें अगर अपने धर्म के खिलाफ हम बोलेंगे या किसी के धर्म के खिलाफ हम बोलेंगे। मैं तो सनातन धर्म में, मैं किसी धर्म की बात कर रहा हूँ। हमारे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी धर्म के खिलाफ बोलता हो, किसी के धर्म की बात करते हो। हम लोग तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। हम लोग तो धर्म से ऊपर का सोचते हैं। अभी देखिए हमारा G20 समिट हुआ, उसका मोटो क्या था? वन अर्थ वन नेशन, और वन अर्थ वन फैमिली। मतलब ये पूरे पृथ्वी को हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को हम लोग अपना एक परिवार मानकर चलते हैं। तो उसमें धर्म क्या है, मत क्या है, मजहब क्या है, कुछ नहीं है। हम लोग सारे धर्मों को लेकर के साथ चलते हैं। यह जो है केवल और केवल विपक्ष की राजनीति है। वह भारत को विकसित प्रदेश और विकसित देश के रास्ते पर चलने देना नहीं चाहती है। वह इस देश का बंटवारा करना चाहती है। वह इस देश को धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, उन्माद के आधार पर कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार बनी है, वो जो विकास का काम चल रहा है, उसको रोका जाए और कहीं ना कहीं फिर से ये लोग प्रदेश और देश में काबिज हो और इस देश को फिर से लूट का अड्डा बना सकें। जवाब ले लेते हैं। आप लोग इनको कह रहे हैं, ये इनको कह रहे हैं, मैं और मुझे सहित तमाम जनता, वो लोग कहाँ जाएं? मतलब कि ये आपको कह दिए कि धर्म के आधार पे आप लोग बांटते हैं, धर्म की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति आप लोग करते हैं। मैं आता हूँ, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। ये मत कीजिएगा आप लोग, निवेदन है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, वो रुक गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि आप लोग धर्म और संप्रदाय की राजनीति करते हैं। स्टालिन को लगा दिए बयान देने के लिए, कभी कभी ये लोग भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा देते हैं बयान देने के लिए, और यही सारी चीज़ें चल रही हैं। भाड़ में गया जो है सरकारी अस्पताल में सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, भाड़ में गया सरकारी स्कूलों में सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, भाड़ में गया कि सड़क सही है कि नहीं सही है। ये क्या मुद्दा हो रहा है? आप इनको कहें, आम जनता, मुझ सहित आम जनता कहाँ जाए? कौन सही है, किसको सही माना जाए? एक बार गए थे आप भी अस्पताल में, शायद एक बार गए थे अस्पताल में, अस्पताल का हाल चाल लेने के लिए। आपके साथ क्या घटनाएं हुई थी आपको पता है। आप एक बार गए थे विधायक जी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ था। तो सूप हंसे तो हंसे चलनियों हंसे जिसमें 72 छेद, वही वाला हाल है इनका। पूरी दुनिया आरोप भारतीय जनता पार्टी पे धर्म की राजनीति करने का लगा रही है और यह दूसरों पे लगा रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल मुद्दों को भटकाना जानती है, केवल और केवल चाहती है कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति हो। वह यह नहीं चाहती है कि जो बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है उस पर हम चर्चा करें। जो कह रहे हैं कि मोदी जी का नाम हो रहा है, तो क्या मोदी जी का नाम इसी तरीके से हो रहा है जो मीडिया का गला घोट करके भारत में लोगों की आवाज उठाई नहीं जा रही है, इसको ये वैश्विक मंच दे रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी आपका जो पूरे भारत में सबसे सम्मानित एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो एसोसिएशन है आपका, जो तमाम इस देश के बड़े बड़े एडिटर्स जिस संगठन में हैं, उनकी एक टीम गई थी मणिपुर में।
वहाँ पे मणिपुर में उन्होंने एक सर्वे किया, एक रिपोर्ट प्रेषित किया कि आखिर यहाँ का जो विवाद हो रहा है इसमें सबसे अहम भूमिका किस चीज़ की है। तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ की जो मीडिया है उसकी सबसे अधिक भूमिका है, वह केवल और केवल एक पक्षीय पत्रकारिता करके वहाँ के मुद्दों को भड़काने का प्रयास कर रही है। और वहाँ जो जेनोसाइड हो रहा है उसमें केवल और केवल मीडिया का भूमिका है। और तब क्या होता है, जैसे ही वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया वो प्रेषित करती है वो रिपोर्ट, तुरंत मणिपुर में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। और वहां के मुख्यमंत्री अपराधियों को छोड़ करके तुरंत उन पत्रकारों के पीछे अपने पुलिस को छोड़ देते हैं कि जाओ उनको पकड़ करके ले आओ, कि ऐसी सच्चाई छापने की हैसियत इस देश में किसकी हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उस समय तुरंत वो मीडिया के लोग सुप्रीम कोर्ट भागते हैं कि माई बाप संरक्षण दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी सच दिखाने के लिए हम लोगों का गला काटने के लिए आमादा है, दौड़ा ली है, हम इस देश में बचने के लिए कहीं हम जगह नहीं पा रहे हैं। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया है। तो इस तरीके की कृत्यों को करने के बाद से क्या आपको लगता है कि जो एक ग्रामीण अंचल में रहने वाला एक गरीब है, जो एक शोषित है, जो एक वंचित है, क्या उसकी आवाज़ों को उठाने वाला कोई व्यक्ति आएगा? क्या आप ये हिम्मत कर सकते हैं? क्या मीडिया स्वतंत्र, मैं पूरी मीडिया की बात कर रहा हूं, कि क्या आज के समय में गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ कोई आ सकता है? जिस समय आप कमजोर की आवाज़ उठाने आएंगे, यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, यहाँ के स्वयं मुख्यमंत्री जिनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे थे, वो आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा लगा करके आपको जेल भेजने का काम करेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे तानाशाह मुख्यमंत्री जो हापुड़ में, हम अधिवक्ता समाज से आते हैं, हापुड़ में जो घटना घटी है अधिवक्ताओं के ऊपर, मिश्रा जी भी अधिवक्ता हैं, क्या इनसे पूछिए कि क्या इनको यह शर्म नहीं आती है कि अधिवक्ता साथियों के साथ जो घटना घटी और मुख्यमंत्री इस तरीके से मौन है। हमने तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से पूछा और जानने का प्रयास किया कि क्या पूर्व में भी इस तरीके का घटनाएं होती थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा, कि पूरी प्रदेश की ही नहीं, बगल में आपका उत्तराखंड है, सुप्रीम कोर्ट तक बंद रहा, पर यहाँ के मुख्यमंत्री के कान में एक जो है आवाज़ नहीं गई। इस मुख्यमंत्री को कोई नैतिक दायित्व तो नहीं है कि यहाँ मुख्यमंत्री के पद पे रह करके यहाँ के लोगों को संरक्षण दे सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पूछिए, हम लोग छात्र बिरादरी से भी निकल करके अधिवक्ता नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग पहले छात्र थे तभी अधिवक्ता हुए हैं, तभी आप जाकर के पत्रकार हुए हैं, या समाज में जो कोई है पहले छात्र था। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ क्या घटनाएं हुई आपको पता है। यहाँ का कुलपति तानाशाह हो चुका था, तानाशाह के खिलाफ में जब बच्चे आवाज उठाने के लिए गए, उन्हीं के विद्यार्थी परिषद के, और कोई नहीं है। आप स्पष्ट करिए कि आपके विद्यार्थी परिषद के साथी गुंडे हैं कि आपका कुलपति गुंडा है या आपका प्रशासन गुंडा है, यह आपको बताना होगा। जब आपका विवाद होता है, छात्र और प्रशासन लड़ रही है, उसमें दोनों ही अच्छे कैसे हो सकते हैं, यह मैं तुलना नहीं समझ पा रहा हूं। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो भ्रष्टाचार कर रहा था, कोई ना कोई तो दलाली कर रहा था, कोई ना कोई तो तानाशाही कर रहा था, इसको बताने का काम कर। अब मैं आपके जो आपने शुरुआत में इसे मतलब कि इसका जवाब देना आपने शुरू किया, तो आपने दो रेफरेंस लिया। पहला कि जब आप किसी अस्पताल में कवर करने जाते हैं तो आपके साथ क्या हुआ, या फिर किसी विधायक के वहाँ आप चले गए, तो मैं उसको कर दूं कि पत्रकारों के साथ यह समस्या कोई नई समस्या नहीं है सर। आज़ादी के पहले भी ऐसा हुआ करता था और आज़ादी के बाद भी ऐसा हो रहा है। तो इस देश ने, मैं बता रहा हूँ, इस देश ने इमरजेंसी जैसा दौर भी देखा है हमेशा से, मतलब कि चाहे किसी की भी सरकार रही हो, पत्रकारों को झेलना पड़ा है। लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन पहले आपसे जवाब ले लूँ। शुरुआत वही उसी क्वेश्चन से करूँगा कि ये विपक्ष पे बार बार ठेल दे रहे हैं कि धर्म की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति, ये भी उन्हीं पे ठेल दे रहे हैं। विपक्ष की राजनीति जो पक्ष की राजनीति है कि संप्रदाय और धर्म फलान एंड ढेकान। स्वामी प्रसाद मौर्य भी रह रहे कि थोड़ा सा मतलब कि कुछ खुजली होने लगती है उनको, वो कुछ ना कुछ बोल जाते हैं ऐसा, जिससे डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। हिंदू धर्म ही क्यों, सनातन धर्म ही क्यों? क्या सनातन ऐसा कहीं प्रावधान करता है कि किसी जात विशेष में ऊंच नीच का भाव हो? नहीं। क्या सनातन यह प्रावधान करता है कि किसी निम्न जात का व्यक्ति ही नाली में कूद के सफाई करे? नहीं करता है। क्या सनातन ऐसा वो करता है विभेद कि जिस बर्तन में मैंने खाना खाया है उस बर्तन में कोई दूसरा खाना ना खाए? भूल के खाए कि कोई नहीं, ठीक, हमारी बात समझिए। सनातन धर्म का होता है सर्वधर्म समभाव। जो आपने बात कही, अभी ये कह रहे थे कि हमारा मोटो था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, पूरी बात उन्होंने नहीं कही। दूसरा उन्होंने जो कहा कि यूएई को समान कमान सौंप दिया, माफी चाहूंगा आप गलत बोल रहे थे, ब्राजील, हाँ टंग स्लिप हो गया, लेकिन इस चीज को मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। वो ब्राजील को किया, हर देश अपना सबमिट करता है, उसकी अध्यक्षता की बारी आती है, उसको दिया जाता है कि आप अगला मोटो लेकर चलो, उसकी एक थीम तय की जाती है कि इस बार के आपके अध्यक्षता में क्या थीम तय की गई है। सनातन का मतलब होता है कि हर जाति, धर्म, व्यवहार,
आपके रहन सहन स्वभाव से प्रेम होना। सनातन का ये कतई मतलब नहीं होता है कि किसी कम्युनिटी में विभेद पैदा कर दिया जाए। आपने कहा कोई नहीं बोलता है, क्या इसी भारतीय जनता पार्टी की नूपुर शर्मा ने बयान नहीं दिया था? 56 देशों ने उनका कंडेम किया। वही ओपेक कंट्री जिसके देश से हम व्यापार बीजेपी ने उस पर स्टैंड लिया था लास्ट में। बिल्कुल स्टैंड लिया, उनको पार्टी से जो भी किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य कब निकल रहे हैं? फिर भैया किस बात के लिए उन्होंने, जैसे अभी आपने कहा, अब मैं थोड़ा सा सर पे आप मेरी बात समझिए, मेरी बात आप समझिए। मैं ये कह रहा हूं, सनातन धर्म का यह कतई मतलब नहीं होता है कि किसी जाति से किसी जात का विरोध तो वो हिंदू धर्म को क्यों बार बार, मतलब क्या कह दिया है उन्होंने? मैं यही तो बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या कहा है उन्होंने, बताइए विकास जी। उन्होंने पहला रामचरितमानस के उस दोहे को लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणी की थी। कबीर जी ने भी ऐसा दोहा लिखा है, अगर वर्तमान में होते तो लोग उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। लाएंगे कबीर जी को आप। सर बिल्कुल, आप हमारी बात समझ गए। मैं बार बार यह कह रहा हूं कि कोई भी धर्म इस पृथ्वी पे स्थापित तो सनातन धर्म पे ही क्यों, कभी इस्लाम धर्म पे भी कुछ बोल के देखिए। मेरी बात समझिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से कहिए ना कि कभी इस्लाम धर्म पे कभी नहीं। क्यों, आपके पार्टी के हैं सर, रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। बड़ी हैसियत नहीं, रिक्वेस्ट, जैसे वो सर्व समाज के नेता है ना। एक छोटा सा सवाल सर, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल। समाजवादी पार्टी क्या सबको लेके, एक सवाल, मैं सवाल भूल जाऊंगा सर, मैं सवाल पूछ जाऊंगा। आप जब भारतीय नहीं, उनको भी मैं रोकूंगा सर। नहीं, मैं पूरा सर एक सवाल, बस सिर्फ एक सवाल। आप मेरी बात समझिए, सिर्फ एक सवाल। एक G20 के समिट में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बतौर प्रधानमंत्री जो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत जो कह लीजिए, ये यहाँ के रहने वाले लोग उस चीज को जानते हैं। उसमें आज अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वियतनाम में जाके कहा कि भारत जैसे देश में प्रेस के फ्रीडम इंडेक्स पे और मानवाधिकार पे दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे मैं बोलना चाहता था, लेकिन वहां मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोले दिया। वियतनाम में, आप ही के साउथ एशियन कंट्री में जाके वहां के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं 990 करोड़ रुपए का बजट था इस G20 समिट का। चांदी की थाली, सोने की थाली में 4100 करोड़ रुपए खर्चे किए गए। क्या आपने जेब से किया? उन्होंने, जनता का पैसा है ये। किस गरीब को लाभ हो रहा है उस G20 समिट से? और देखिए दूसरी बात, कोई मुद्दा नहीं मिला तो इंडिया भारत पे आ गए हो यार। संविधान में डायरेक्ट लिखा है इंडिया दैट इज भारत। जब दोनों शब्द लिखे हैं, पापा, पिताजी, डैडी, इसमें अंतर क्या है भाई? इससे नहीं, उस बीच में वो बोलेंगे, उनका काम है बीच में बोलना, वो बीच में बोलेंगे, वो बीच में बोलेंगे। आप नहीं, आप बोलिए उनसे। मैं आपसे सीधा ये बात कह रहा हूं कि अगर वह लगता है कि इस चीज को अगर हम चेंज कर देंगे और इन ठेले वाले की आय दोगुनी हो जाएगी तो अच्छा है। अगर यह लगता है कि इसको चेंज करने से भारत में गरीबी हट जाएगी तो अच्छा है। अगर इसको चेंज करने से लगता है कि रोजगार में बढ़ोतरी हो जाएगी तो अच्छा है। इसको चेंज करने से लगता है कि रेलवे के सारे पद भर दिए जाएंगे तो ये अच्छा है। रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बात करते हो? हर समय जाके वही तो सवाल पूछ रहा हूं सर। वही तो मैं कह रहा हूं कि हर समय एक तथाकथित मीडिया वर्ग को ऐसे मामले के उछाले जाते हैं कि जिसपे वो मीडिया डिबेट करे और उस डिबेट से, उस मुद्दों से जनता का कोई सीधा सरोकार नहीं होता है और आप जैसे भी पत्रकार उन चीजों में जाके उलझ जाते हैं। ठीक है, मैं इस चीज को वो करता हूं, लेकिन आपके सवाल का जवाब दे दूं जो बीच में आपने उठाया था, जो आपने बीच में कहा। आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य वाले बयान पर मैंने कुछ नहीं कहा, आप कह रहे हैं, आप मेरे माउथ से बात सर सुन तो लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। स्वामी, आप समाजवादी पार्टी को मानते हैं ना कि वो सबकी पार्टी है, मतलब कि सारे धर्म और जात सबको समान रूप से मानते हैं ना इस बात को? तो समान रूप से जब हिंदू धर्म पे बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनको कहिए ना कि कभी कभी इस्लाम धर्म पे, कभी कभी ईसाई धर्म पे, हर जगह कट्टरपंथी है भाई। कट्टरपंथ हर जगह पे थोड़ा बहुत। इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि इस मुद्दों पे उनको सीधा सीधा कहा गया कि आप किसी धर्म पे टिप्पणी मत करिए। अच्छा, तो निकालिए ना उनको अपने पार्टी से, अगर नहीं मान रहे हैं। अगर मेरी हैसियत, आवाज तो उठाइए सर, आज आवाज उठाइए कि अगर नहीं, एक मिनट आप बीच में मत बोलिए, आप एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। शिवेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उनका विरोध करते हैं कि इस तरह की, विरोध नहीं करता, नहीं इस बात का विरोध करते हैं ना कि किसी धर्म पे पर्टिकुलर टिप्पणी मत कीजिए। मैं देखिए, मैं आपके हर मुद्दे में साथ हूँ। मैं पूछना तो चाह रहा हूँ क्या टिप्पणी उन्होंने जिस तरह से हिंदू धर्म को लेकर जो टिप्पणी किया है, बताइए वही टिप्पणी। हिंदू कोई धर्म नहीं है फिर भैया, आपने क्या हिंदू कोई धर्म नहीं है? ये कब कह दिया उन्होंने? अरे सर, पूरा सोशल मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, सुनिए, सीधा उनका, फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ
कि किसी भी जाति में अगर ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव होता है तो वो कोई धर्म नहीं। चलिए मेरी बात समझ गए, मेरी बात समझ गए ना मैं क्या जवाब कहना ले चाहता लेता हूँ। हूं। जवाब ले लेते हैं। अगर आप यह विचार करते हैं कि सड़क की सीवर की नाली में कोई विशेष जात का व्यक्ति जाएगा, जवाब दे तो दीजिए। वो कोई धर्म आप नहीं। सबसे देखिए, पहले तो जवाब ये दीजिए, हमारे डैडी पापा और वो पिताजी में क्या अंतर देंगे, है? सब जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। और ये आरोप मत लगाइए कि वो ज्यादा समय ले और लिए, ये ज्यादा हम- आपके पास भी हम- माइक आ रहा है और मैं तब तक नहीं हटा रहा हूँ जब तक आप बोल रहे हम वो व्यक्ति नहीं है जिसका जवाब हमें ना मालूम हो तो हम आपसे पूछें कि क्या बोला गया है। बाकी सब चीजें हम जानते हैं। जब अपने खिलाफ की बातें आती हैं तो हम पूछते हैं क्या बोला गया है, क्या बोला गया है। आपको नहीं मालूम है वियतनाम में क्या बात चल रही है, मालूम है आपको? आपके देश में, आपके प्रदेश में आपके पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, ये बात नहीं मालूम है आपको? या कहीं ना कहीं या सीधे जो है उस बात को ये बोल नहीं सकते हैं, इसलिए आपसे कहलवा रहे हैं कि क्या बोला गया। इनको नहीं पता स्वामी प्रसाद मौर्य कितना अच्छा भाषण देते हैं, कितना अच्छा बयानबाजी करते हैं। उनके पिताजी कहीं के कुलपति रहे हैं क्या कि वो बताएंगे रामचरितमानस में क्या लिखा गया है? और रामचरितमानस शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाए तो रामचरितमानस के बारे में बोलने की क्या बात करते हैं, बताइए। चलिए उनको छोड़िए, और पहले दूसरी बात यह है कि ये कह रहे थे कि उनको बोला गया, बताइए इनके पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट देखा आपने कि उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसा ना बोलिए? कोई सार्वजनिक बयान उनका आया हो, किसी मीडिया वाले को उन्होंने बयान में दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत बोला है? बिल्कुल नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है। कटिंग है, निकालिए निकालिए निकालिए, बोलिए ठीक है, वो निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, मैं आ रहा हूं। और देखिए तो इसका क्या मतलब हुआ, कहीं ना कहीं जो चीजें अखिलेश यादव नहीं कह पा रहे हैं, जो चीजें अखिलेश यादव जी नहीं कह पा रहे हैं, वह चीजें स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कहलवाई जा रही हैं। इसीलिए उनको पार्टी में रखा गया है, क्योंकि वो चीजें अखिलेश यादव बोलेंगे तो दो चार वोट पहले आप ही के सवर्ण पार्टी में समाज थे। को, जो सवर्ण समाज के लोगों का 2-4 वोट मिलता स्वामी है। प्रसाद मौर्य वो के पहले थे आप ही तब के नहीं ना पार्टी बोलते थे तब नहीं ना बोलते थे। हमारी पार्टी में इतनी छूट नहीं है कि कोई बोल करके हमारी पार्टी में रह जाए। और हमारी पार्टी में इतनी भी छूट के पार्टी के खुद नेता अभी पवन पांडे हैं, अयोध्या के नेता, वो खुद उनका विरोध करते हैं। और ऐसे कितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया समाजवादी पार्टी से। लेकिन जो स्वामी प्रसाद के पूर्व विधायक ने भी उनका विरोध बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे, लेकिन इनकी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि ये लोग सनातन धर्म को फुटबॉल समझते हैं। सनातन धर्म को कोई धर्म नहीं समझते हैं और सनातन धर्म के मानने वालों को कोई वजूद नहीं होता है। यही दिन है कि समाजवादी पार्टी आज कहाँ है। और दूसरा ये कह रहे थे कि डैडी पापा पिताजी में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल अंतर है। अगर अंतर नहीं होता तो शब्द को अलग अलग क्यों बनाए गए होते? डैडी शब्द कोई हिंदी का शब्द थोड़ी है, ये किस देश का शब्द है? इससे हमारी क्या जीत है, क्या हमारा लगाव है? हमारा कोई लगाव नहीं है। और ये किस बात पे कह रहे थे कि शब्दों का कोई अंतर नहीं होता है? अंतर नहीं होता है। क्या आप गंगा के जल को आप जल कहते हैं कि कह देंगे पानी है? ये बताइए, गंगा का पानी कहते हैं, जल कहते हैं? कोई अंतर है तभी तो कहते हैं। आपके पास उतना ज्ञान नहीं था, आप कह देंगे सब चीजें कही है। कैसे कही? इंडिया और भारत है कही है, कैसे कही बताइए? भारत के नाम का तो इतिहास है। संविधान में तो लिखा है ना, इंडिया दैट इज भारत। नहीं, उसका अलग अर्थ नहीं है, अलग अर्थ नहीं। दैट इज भारत तो लिखा है ना। अगर दो चीजें नहीं होती तो दोनों अलग। इंडस नदी के नाम पे इंडिया, इंडस अपने देश की पहचान है। अरे मेरे भाई, तो हिंदू भी तो नाम वही से आया है। हिंदू भी तो क्या बदलने वाले हैं क्या सच में? आपको जो है आपको भारत नाम से क्या दिक्कत है? नहीं, आप ये बताइए, तो इंडिया बदलने वाले हैं क्या सच में? जो कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पे अंकित, क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। क्या मतलब बदलना चाहिए? क्या आपके हिसाब से बदल देना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि अरे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारी चीजें हैं। हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे हमारा लगाव है, जिससे हमारा जुड़ाव है। और जब वो शब्द हम बोलते हैं तो उससे हमारा जो लगाव होता है वो दर्शित होता है। तो कहीं ना कहीं उस शब्दों का एक मतलब होता है। अगर शब्दों का मतलब नहीं होता तो आप जो है अपने माता जी को क्या कह देंगे, क्या कि पिता की पत्नी, ऐसे बोलेंगे? अच्छा लगेगा? हर चीज़ की एक मर्यादा है, शब्दों का एक अर्थ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथी इस बात को मानते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं जो है समाज में भी जो चीज़ इनको नहीं पता है, ये कहेंगे कि क्या बयान दिया गया है। ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे नेता इनकी पार्टी में है जो कि सभी केवल जहर ही उगलते हैं। जब मुंह खोलेंगे कुछ जहर ही उगलेंगे। और उनको विधान परिषद भेज दिए, कहाँ भेज दिए, क्या कर दिए। जब अपनी सीट वो नहीं बचा पाए, हार गए, तो कहीं ना कहीं जो है ये समझने की ज़रूरत है। और जनता समझती है। जनता के पास इतना दिमाग है कि किसकी सरकार चुननी है, इसीलिए चुनती है क्योंकि जानती है लोग आए तो फिर प्रदेश को बंदरबार बनाकर लूटेंगे। जवाब ले लेते हैं, यही सब चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको यह समझना चाहिए कि मर्यादा होती है, शब्दों की मर्यादा निश्चित रूप से होती है। पर क्या मर्यादा तभी समझ में आती है जब आपका विपक्षी गठबंधन, जब उसको इंडिया के नाम से एक गठबंधन बना करके इस देश में लोगों के बीच में आता है और कहता है कि इंडिया की साख को हमें बचाना होगा, जो लगातार गिर रहा है। उस वक्त आपको यह समझ में आता है कि नहीं, भारत हमें बोलना चाहिए। उससे पहले जब आप
आप ही के देखिए, सरकार में तो शाइनिंग इंडिया, फला इंडिया, ढिमकाना इंडिया, खेलो इंडिया चलता रहा। उसके बाद से जब आप ही ने, आपकी पार्टी ने कैंपेन चलाया तो शाइनिंग इंडिया चलाया। तो उस समय आपको यह नहीं पता था कि शब्दों की कोई मर्यादा होती है। देखिए, आप हर समय केवल और केवल उस समय की परिस्थिति को बिना समझे, बिना पढ़े अगर आप लगातार उस समय के लोगों को क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो निश्चित रूप से यह सही नहीं है। आपको यह समझना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया देश का नाम भारत के जब जो संविधान बन रहा था उसके प्रथम अनुच्छेद में क्यों लगाया गया। वह इसलिए लगाया गया क्योंकि उस समय वैश्विक स्तर पे इस भारत का जो भूखंड है इसको केवल और केवल इंडिया के नाम से पहचाना जाता था। तो इसीलिए उस समय इंडिया रखा गया। उस समय जो असेंबली में जो बहस चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस चल रही थी कि भारत का नाम क्या होना चाहिए, तो कोई कहता था कि आर्यवर्त होना चाहिए, कोई कहता था हिंदुस्तान होना चाहिए, कोई कहता था इंडिया होना चाहिए, कोई कहता था भारत होना चाहिए। तो तमाम प्रकार के मत सामने आए तो उसमें यह निकल करके आया कि इंडिया दैट इज भारत, यह होना चाहिए। तो ये क्यों होना चाहिए, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। इसका इसलिए यह होना चाहिए कि उस समय पूरी दुनिया को अगर समझाना था कि हाँ, अगर कोई एक देश आज़ाद हुआ है, जो एक गुलाम देश था, तो वो इंडिया था। इसीलिए इंडिया के नाम से जाना गया। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज चलते हैं वो केवल और केवल अंग्रेजी में चला करते थे। वो उस समय की मजबूरी थी। आज भी आपको समझना होगा कि यह देश केवल और केवल उत्तर भारत नहीं है। आपको समझना होगा कि हिंदी की जब बात आती है तो हमारे साउथ इंडिया में वहाँ से एक बहुत बड़ा आंदोलन निकल करके आता है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि हिंदी इस देश की एक भाषा बने, क्योंकि हिंदी जब आपको तो हिंदी से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप हिंदी बोलते हैं। आप तमिलनाडु में जाकर के देखिए कि कितने % ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते और समझते हैं, वहाँ के लोग ना। लेकिन अनिल जी, एक बात इसमें पूछना चाहता हूं और बहुत ही दिल से, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल नंबर और यहाँ ये पॉलिटिकल सवाल भी नहीं है। आपको जानना होगा कि भारत देश में स्वतंत्र भारत। नहीं, मैं एक छोटा सा सवाल आपको मैं बता दूं, मैं एक छोटा, आप जवाब दीजिएगा भाषा के नाम। अनिल जी बस एक छोटा सा सवाल, और ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है किसी पार्टी का, मेरा व्यक्तिगत सवाल है और मुझ सहित तमाम जनता का व्यक्तिगत सवाल है। सर, अगर किसी को हिंदी भाषा से दिक्कत है, सपोज जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि साउथ के लोगों को हिंदी भाषा से दिक्कत है। सर, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि अंग्रेजी, अगर जो लोग, एक मिनट, इस पूरा सवाल सुन लीजिए। हम विदेश की भाषा को बड़ा गर्व से बोलते हैं और अपने आप को स्किल वाला मतलब आदमी, क्योंकि हिंदी को हमेशा इस देश में भाषा के नजरिए से नहीं देखा गया, इंग्लिश को इस देश में भाषा के नजरिए से नहीं देखा गया, इंग्लिश को इस देश में स्किल के नजरिए से देखा गया। तो इंग्लिश बहुत कूल लगता है, लेकिन जब बात अपने देश के किसी एक भाषा को जो कि बहुसंख्यक लोग बोल रहे हैं उस पे बात होती है तो फिर आप आ गए ना बहुसंख्यक पे। यहाँ क्या जो बहुसंख्यक वर्ग है, वो जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उस पे अपने मतों को थोपने की बात नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है? लेकिन एक पहचान देना जरूरी है कि नहीं? जैसे राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है, राष्ट्रीय पशु हो सकता है, राष्ट्रीय चिन्ह हो सकता है, राज्य भाषा तो है ही है। नहीं, राज्य भाषा है ही, उसके प्रमोशन के लिए हमेशा से कहा गया है। वो आज नहीं, वह जब देश का जो संविधान बन रहा था उसी समय यह जोड़ दिया गया था कि हिंदी एक राजकीय भाषा होगी, पर वो राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी। पर उसके प्रमोशन के लिए हमेशा स्टेप लिया जाएगा। ये नेहरू जी के समय से ही चला आ रहा है, यह कोई आज की बात नहीं है। आप उसको प्रमोट करने का काम कर सकते हैं। आप नया शिगुफा लेकर के आएंगे, कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, तो इस तरीके की चीजें नहीं है। जब देश आजाद हुआ, आपको समझना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। आप ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना पढ़ते हैं, ना जानने का प्रयास करते हैं। आप जानने का प्रयास करिए कि जब देश आजाद हुआ और 1952 में जब पहले चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, उसी समय हर राज्यों में विधानसभा में भी चुनाव हो रहा था। जब 57 में हुआ तब भी वही हुआ, जब 62 में हुआ, तो हर समय जब इसी तरीके के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। पर जो भारतीय जो इस इलेक्शन का सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें आप यह नहीं कह सकते कि 5-5 साल तक चलाया जाए। आप अमेरिका के इलेक्शन से आकर के भारत के इलेक्शन को नहीं तुलना कर सकते हैं, जो कि हर 4 साल में बाध्यकारी है। वहां का राष्ट्रपति होता है, वहां का राष्ट्रपति अगर मर जाता है तो वहां का जो उपराष्ट्रपति होता है वही उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए, वो कार्यकाल बीच में नहीं टूट सकता है, किसी भी कीमत में नहीं टूट सकता है। वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ अगर आपका कभी भी आप मेजॉरिटी छोड़ देते हैं, मेजॉरिटी आपको हासिल नहीं होती है, सरकार गिर जाती है। किस प्रकार से आप इस देश में एक साथ इलेक्शन हर जगह करवाएंगे? केवल और केवल इस देश में चूंकि जो है गरीबों की आवाज़ ना उठ सके, यहाँ पे युवाओं की आवाज़ ना उठ सके, यहाँ पे महिलाओं की आवाज़ ना उठ सके, यहाँ मजलूमों की आवाज़ ना उठ सके, इसीलिए एक से एक शिगुफा लेकर के आएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लैंग्वेज। ये कोई तरीका नहीं। सुन लीजिए, भारत के संविधान में साफ साफ लिखा
गया है कि इंटीग्रिटी इन डाइवर्सिटी। ये ऐसा नेशन नहीं है अमेरिका से आप तुलना कर दे जो सारे के सारे अमेरिका का पूरा भूभाग अंग्रेजी बोलता हो। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले नहीं है। हो सकता है आपकी माता जी जो है एक भाषा जानती हो, भोजपुरी जानती हो सकता है अच्छे से हिंदी ना जानती हो सकता है कहीं और की महिला जो है गुजराती जानती हो, कोई बंगाली जानती हो। बात कौन कर रहा है? बात तो कोई नहीं कर रहा है। बार बार आप एक हिंदी लैंग्वेज को लेकर के आना चाहते हैं। हिंदी का सम्मान है और निश्चित रूप से रहेगा, पर आप केवल और केवल आप भारत को और इंडिया को लेकर के आप डिबेट, आप उसी समय से डिबेट कर रहे हैं। कितनी बार आपने पूछा यहाँ पे कि बेरोजगारी क्या चल रही है, कितनी बार आपने पूछा कि महंगाई से कितने लोग परेशान हैं। आप लगातार उसी समय से लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यही आप मतलब मैं, हाँ आप मतलब पूरी मीडिया और आप यहाँ पे जो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा ये सेट कर दिया गया है कि इसी पे बहस होगा। आप स्टालिन पे बहस का जवाब देना जरूरी है। मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। अनिल जी नहीं, आपके बात का जवाब देना जरूरी है। आपके बात का जवाब देना जरूरी है। आपके बात का जवाब देना जरूरी है। एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, अभी इन्होंने बोला है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अनिल जी, मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन डिजिटल मीडिया का पता है। आप डिजिटल मीडिया के नहीं, मैं सुन लीजिए सर, मैं यही की बात कर रहा हूँ। सर एक मिनट सर, मैं बता दे रहा हूँ। एक मिनट सर, रुक जाइए। एक मिनट जवाब नहीं है तो आप उलूल कुछ भी बोलेंगे। जवाब नहीं है, अपने पार्टी के नेता को बोलिए ना, अपने पार्टी के नेता को। शिवेंद्र भैया बात कंप्लीट करने दीजिए। अनिल जी, अनिल नहीं, एक मिनट आज तक नहीं, अगर एक विकास गोस्वामी जो है किसी विधायक के गांव पे जाकर सच्चाई दिखा के मुकदमा ले लेता है तो वो सही है। नहीं, एक मिनट पहले भैया बात करने दीजिए। इस पे बात होना, जवाब देना जरूरी है। अगर एक विकास गोस्वामी किसी विधायक के घर में गांव में जाकर उसको दिखा के, सर भैया बात सुन लीजिए सर, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। जब बात कंप्लीट हो जाएगा तब बताइएगा मुद्दे पे हूँ कि नहीं हूँ। पहले बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। सर सुन तो लीजिए सर, मैं बता रहा हूँ क्या मुद्दा था। सर मैं बता रहा हूँ क्या मुद्दा। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं सर सुन लीजिए सर मेरी बात, मैं जवाब तो दे दे आपको। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए सर बोलने दीजिए। सर लोकतंत्र नहीं है। सब पत्रकार को बोलना लोकतंत्र नहीं है। सर आपके द्वारा मुझे लोकतंत्र हासिल है कि नहीं? आप मुझे लोकतंत्र देते हैं कि नहीं? एक मिनट, आप मुझे लोकतंत्र देंगे कि नहीं? बोलने देंगे। चलिए एक मिनट सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। सर बस इतना बता दीजिए, मुझसे ज्यादा मेरे सारे बुढ़िया, अरे भैया बतिया तो सुन लीजिए, भैया का जवाब देने दीजिए। मुझसे ज्यादा इस पूरे पूर्वांचल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, अरे सबका था, दोनों लोगों का था। सुन लीजिए, पूरे पूर्वांचल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मुझसे ज्यादा जमीनी मुद्दा, चाहे वो शिक्षा का बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य का बात हो, चाहे वो किसी भी जमीनी मुद्दे का बात है, सड़क का बात हो, अगर मुझसे ज्यादा एक पत्रकार अगर बोला होगा, मेरी उम्र का जितने आप कंपेयर कर लीजिएगा, जितने समय से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, अगर मुझसे, सर शिवेंद्र भैया बात पूरा होने दीजिए। शिवेंद्र भैया नहीं, बात पूरा होने दीजिए। अगर मुझसे ज्यादा किसी पत्रकार ने अगर डिबेट किया होगा, आवाज उठाई होगी, तो मैं आज इसी वक्त माइक छोड़ दूंगा, पत्रकारिता करना बंद कर दूंगा। बता दीजिए, नहीं बता दीजिए किया हो कि नहीं किया हो। आप बताइए किया हो कि नहीं किया हो। नहीं, आप बोल दूं, दुर्भाग्य देखिए कि आपने जो आप अपने नेता को रोक लीजिए ना, इस तरह का बयान ना दे, मैं नहीं पूछूंगा। अरे गोस्वामी जी मेरी बात सुनिए, आप स्वयं कह रहे हैं ना कि आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो अपने नेता को बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको चले, अपने नेता को बोलिए कि मत ऐसा बयान करें। मैं विकास गोस्वामी हिंदू धर्म को कहेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। इनसाइड भारत के चैनल पे मैं विकास गोस्वामी के सामने और सभी जनता के सामने, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं खुला निमंत्रण देता हूं भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता को कि शैक्षणिक व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था मेरे सामने आकर डिबेट कर ले, मैं उसको पानी का पानी ना पिला दिया तो कहेगा। मैं बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले मना तो कर दीजिए। आपका एक ही मुद्दा है, आपका एक ही मुद्दा है, मेरा, आप डिबेट करेंगे। मेरा या भाजपा का? नहीं, आपका, मेरा या आप उसी के लिए काम कर रहे हैं। मैं भाजपा के लिए काम कर रहा हूं। बहुत सही। चलिए आज मैं भाजपा ही पत्रकार हो गया। चलिए आप देखिए, मैं क्या कहा, हमारा मुद्दा क्या था, हम वन इलेक्शन वन नेशन पे बात कर रहे थे। हमने कहा जब 5 राज्यों में चुनाव हारने का डर आया तो आपने कहा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। सुनिए, इंडिया टीम बनी, इंडिया टीम का मतलब एक इंक्लूसिव अलायंस हुआ। आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन फालतू कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है, उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। आप इस पे डिबेट नहीं करेंगे।
आप इस पे डिबेट नहीं करेंगे, आप इस पे डिबेट नहीं करेंगे कि 990 करोड़ रुपए की जगह 4100 करोड़ खर्चे हुए। आपका बस एक ही मुद्दा है, आप घर से लेके चलते हैं जेब में धर्म, जाति, रंग। यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। इसमें हटिए, इस लाइन को तोड़िए। जनता आपको, जनता भारतीय जनता पार्टी के सेट एजेंडा और मोटो को पहचानना शुरू करी। 7 राज्यों के 6 राज्यों के 6 राज्यों के 6 राज्यों के बीच में मत बोलो अंकित, बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो। 7 अंकित, 50 मिनट में 44 मिनट सुनिए। अंकित नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, इनको बोलने नहीं दीजिए। मैं लोकतांत्रिक हूँ, ये भले से लोकतांत्रिक। सुन लीजिए, बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटें पे चुनाव हुआ। थक जाइएगा तो बताइएगा। 4 थक नहीं जा रहा है। अब आप हकीकत सुन नहीं सकते हैं क्योंकि आपको पता है, सुनिए, आपको पता क्या है मालूम है? आपको पता है कि आप घर से धर्म का मुद्दा उठा के लेके चले और आपको डिबेट उसी पे करना है। ठीक है, आप रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, महंगाई पे नहीं डिबेट करेंगे। आप बोल लीजिए। आपको बस एक ही मुद्दा है कि मैं जाके आज स्वामी प्रसाद मौर्य की बखिया उखेड़ूंगा, आज मैं स्टालिन को बोलूंगा और मोदी जी को हीरो बनाऊंगा, और बीजेपी जो है वो राष्ट्रवादी सोच है, बाकी सब घटिया सोच है। आप जब, मेरा बिल्कुल ये मानना नहीं है, यही है, नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि 6 राज्यों के 7 विधानसभा चुनाव हुए, आप उसमें से 3 जीते, 4 हारे, 5 जिला पंचायत की सीटों पे आप 5 हारे। क्या आपने इस पे कहा 50,000 वोटों से घोसी का चुनाव हार गए आप सुनिए, 2 ऐसे मंत्री, एक मंत्री और एक विधायक, ओम प्रकाश राजभर को आपने अपने दल में मिलाया। अमित शाह जी से जाके अर्जुन राजभर और उनके पिता मिले, क्या कि अगर तुम चुनाव जिताओगे तुमको मंत्री बनाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक जाति के ठेकेदार हो, तुम राजभरों को अपना नेता मानते हो, लेकिन विकास किया अपना, अपने बेटे को तुम मंत्री एमएलसी बनाना चाहते हो। संजय निषाद की बात करता हूं, बेटे को बनाएंगे सांसद, एक बेटे को बनाएंगे विधायक, अपने समाज का विकास करेंगे और निषादों से चतवाएंगे पैर। कितना निषादों का विकास किया संजय निषाद, अगर ये बताते हैं। लेकिन 2 धर्म के ठेकेदार और जात के ठेकेदार लगा के आप चुनाव हार गए और 50,000 वोटों से चुनाव हारे। लेकिन आप इस पर डिबेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जनता ने आपको नकार दिया और आप इंडिया से घबराए हुए लोग हैं। इसलिए आपको बस एक मुद्दा है कि मैं रात को इसमें रंग रखूंगा हरा, इसमें लाल, इसमें नारंगी, और एक जेब में रखूंगा धर्म, और सुबह ले जाके बाजार में छीड़। अब मैं बोल लूं? चलिए एक मिनट, मैं जवाब ले रहा हूं। सर ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार हूं। आप इनसाइड भारत टीवी के फेसबुक पेज पे या फिर यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे जाइएगा और मेरा टाइटल पढ़िएगा जो मैंने वीडियोस की हैं। मेरा सबसे ऊपर वाला वीडियो है, मुख्यमंत्री का जिला और उन्हीं का विभाग पर खनन माफिया के खिलाफ जांच के नाम पर अधिकारी दे रहे हैं लॉलीपॉप। ये क्या भाजपा के समर्थन का वीडियो है? अगला, क्या आप योगी के नाक के नीचे धर्म परिवर्तन का सर एक मिनट सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, मुझे बोलने नहीं दीजिए सर आप तो बोलने दीजिए सर, अब तो बोलने दीजिए सर, आप तो बोलने दीजिए सर। मैं कर रहा हूँ, सुनिए। अगला वीडियो, योगी के नाक के नीचे धर्म परिवर्तन का महाषड्यंत्र। क्योंकि योगी जी अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का रक्षक हूं, तो मेरा अगला, नहीं भैया बोलना जरूरी है। अगला, G20 में दिल्ली में लग रहे हैं हरे और सफेद पर्दों का काला छत। कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है सर, उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार कह दिया। मेरी बात सुनिए, बात यहाँ यह हो रही है, आप पूरा वीडियो जाके देखिएगा और तय कीजिएगा। जा रहे हैं, आपसे क्या बात हो रही है? आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े। मैं बिल्कुल बड़ा पत्रकार नहीं। आप बात तो सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं और खुद अपनी बात रख रहे हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार हूं? आप पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, आप पहले इसका जवाब दीजिए। क्या आप इनके बात को क्या समझते हैं? आप किससे तनख्वाह लेते हैं हमको तो पता नहीं है, तो हम कैसे बता दें? मेरी आप बात सुनिए। मैं क्या भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार हूँ? मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार हूँ? किसको सैलरी दे रही है तो मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं कैसे बता दूंगा कि आप किसके पत्रकार? मेरे मुद्दों के हिसाब से तो आप बता ही सकते हैं ना। आप मेरे मुद्दों से तो बता सकते हैं ना। आपको मैंने पहले ही कहा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी, भैया हमारी बात को रख लेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही, उसके विधायक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो आपको जेल भेज दिया गया। अगर आप इस पे खुश हुए हैं तो इस पे आपको नाराज होने की भी बहुत आवश्यकता नहीं है कि अगर आपको बोल दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका इतिहास कैसा है, खराब है, अच्छा है, इस पे टिप्पणी नहीं हो रही है। बात यह हो रही है कि जो डिस्कोर्स भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेट किया जा रहा है उसी पे पूरी मीडिया बहस कर रही है। आज का अपना आप डिबेट उठा करके दिखाइए कि आपने क्या इनसे पूछा है कि आपका क्या जो 2024 में जो विजन है, क्या वो बेरोजगारी के खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपने इनसे पूछा है कि क्या युवाओं की जो स्थिति है बद से बदतर हुई जा रही है, उसके खिलाफ आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या महिला उत्पीड़न जो हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने इन सवालों को नहीं किया है। क्या आपने पूछा है
कि जो आंदोलन और जो मारकाट चल रही है आपके मणिपुर में, उस पर उनका क्या कहना है। इन सारे सवालों पे आपने कोई सवाल नहीं किया। आपने सवाल क्या पूछा कि स्टालिन ने क्या बोला, आपने सवाल क्या पूछा निषाद ने क्या बोला। इन सभी विषयों पे बात ना करके आप एक सजग पत्रकार हैं, आपको स्वयं विकास पे बात करना चाहिए, आपको गरीबों की आवाज़ उठाने वाले लोगों की बात करनी चाहिए। आपको इस शहर में जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो 4 लेन तो बनाया जा रहा है, पर इसमें कितना घोटाला किया जा रहा है, इस पे सवाल पूछना चाहिए। आपको यह पूछना चाहिए कि यहाँ के जो स्टैंड चल रहे हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, कितने कितने पैसे वसूल कर चलाए जा रहे हैं। आपको यह पूछना चाहिए कि यह जो सौंदर्यीकरण के नाम पे, यहाँ का जो सौंदर्यीकरण के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए जो उड़ाए जा रहे हैं, जो कि किसी काम का नहीं है, उस पर सवाल पूछना चाहिए। आपने इन सवालों को नहीं पूछने का काम किया है और आपने केवल और केवल जो हर एक पार्टी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की पार्टी है और जाति और धर्म की राजनीति करती है, आप भी उस पर सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर आपसे ये कह दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी है, यह मुझे नहीं लगता है कि बड़ी बात है। और पत्रकारों को सुनिए, हम लोगों पूरा मौका दूंगा। और इंडिया गठबंधन में जो आपने कहा, अभी इससे पहले भी जो मैंने बोला था, तो उस समय आपने एक टिप्पणी की थी कि पत्रकारों का हमेशा से इस तरीके से रहा है। तो हो सकता है कि आज़ादी से पूर्व में इस तरीके का बर्ताव पत्रकारों के साथ किया जाता था, पर आज़ाद भारत में अगर पहली बार इस तरीके से पत्रकारों की स्थिति खराब हुई है। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े मंच लगा करके सुधीर चौधरी जी जो है स्मृति ईरानी से सवाल पूछ रहे थे, वहीं पे स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी की औकात बताने का काम किया और वो सवाल जो पूछ रहे थे, उसने पूछा कि आपके घर में कैसा महसूस हो रहा था जब डीजल और पेट्रोल और सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे। तो उसी समय उन्होंने सवाल पूछा कि जब आप जेल में थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था। उस समय वो जी न्यूज और ये आज तक और इतने बड़े बड़े चैनल होने के बावजूद भी आज जा करके उठा करके देखिए कि उन चैनलों पे वो जो डिबेट था उसका जो क्लिप है वो आपको मिलेगा नहीं। क्या यही है लोकतंत्र? क्या इसी लोकतंत्र में इसी की बात करते हैं कि आवाज़ों को दबा दिया जा रहा है? इनके अगर मंत्री भारतीय जनता पार्टी से अगर थप्पड़ खाइए, बेइज्जत होइए तो वाह वाह, और अपोजिशन का व्यक्ति अगर आपसे कोई सवाल कर दे तो आप इस तरीके से आप उखड़ पड़ेंगे, तो यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोकतंत्र में मीडिया के लिए इससे बुरा दिन हो नहीं सकता है। मैं आता हूँ। लोकतंत्र में इससे बुरा दिन मीडिया के लिए और कुछ नहीं हो सकता है कि जब पत्रकार सत्ता के पक्ष के लोगों के खिलाफ ना बोल करके और विपक्षी लोगों से बोलने लगे और उनको सफाई देने लगे, तो यह निश्चित रूप से दुर्भाग्य। चलिए ठीक है, जवाब दे दीजिए। क्या जवाब? आपने सुना है, अब आपको सिर्फ अच्छा। जवाब देना है। पहले तो ये बताइए कि एक भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता हूँ। आप बिल्कुल निष्पक्ष रूप से निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, और जब आप समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल हमारे पे करते हैं या किसी और पार्टी की तरफ से करते हैं, तो मैं तो आपको कभी नहीं कहा कि आप किसी पार्टी के पत्रकार हैं, और पत्रकार किसी पार्टी का होता भी नहीं है। अगर पत्रकार किसी पार्टी का हो जाएगा तो फिर वो पत्रकार नहीं रह पाएगा। अगर जाहिर सी बात है, आप अगर यहाँ तक जवाब दे दीजिए। आप निश्चित रूप से आपके अंदर पत्रकारिता रही होगी तभी आपका चैनल चल रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। दूसरी बात जो ये लोग कह रहे थे, बताइए कि क्या एक दिन में सारे मुद्दों पर डिबेट हो सकता है? यहीं पे जो है, इसी जगह पे बहुत सारे दिनों में शिक्षा पे भी बहुत सारे सवाल हुए हैं। बहुत सारा जो हमारा बजट आया था, हम लोगों ने उस पर भी डिबेट किया था, आप ही के चैनल पे किया था। तो हर दिन का एक एजेंडा होता है, उसको भी इन लोगों को समझना चाहिए कि आज इतने सारे मुद्दे हैं देश में और इतने सारी बातें हैं कि उस सारी बातों को एक बार में समावेशित नहीं किया सकता है। तो कहीं ना कहीं कि एक दिन का एक मुद्दा होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और कभी भी ये नहीं है कि आप घर से अपना जितना याद करके आए सब बोल लेंगे तभी माना जाएगा कि आपका डिबेट पूरा हुआ। तो हम तो कभी नहीं जानते हैं कि आप हमसे क्या सवाल पूछेंगे। अभी मैं यहाँ रोड से जा रहा हूँ, कोई दूसरे भाई पत्रकार हमारे मिल गए और मुझसे कुछ और सवाल पूछ लिए तो मैं उनका भी जवाब दे दूंगा, कुछ और हो गया तो उनका भी जवाब दे दूंगा, कहीं रास्ते में कोई घटना हो गई तो उसका भी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है। अब भाई, अब जो घर से पढ़ के आए हैं, घर से याद करके आए हैं, जब तक आप उतना माइक पे बोल नहीं लेंगे तब तक आप बोलते रहेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं जो भी सवाल हो उसका पूछना चाहिए। अभी राजभर की बात हो रही थी, पता नहीं किसकी बात हो रही थी, बताइए। हमने तो राजभर के साथ एक उपचुनाव लड़ा है, आपने तो पूरी विधानसभा लड़ी है। 400 जो क्या नाम है, पूरे 400-500 सीटों पर चुनाव लड़ा है जो है। तो आप उनके सवाल नहीं उठाए थे जब आप उनसे गठबंधन करने गए थे। आप मुख्तार अंसारी जैसे हत्यारे को आपने जो है उनके पार्टी से गठबंधन करके टिकट दिलवा करके विधायक बना दिया उनके बेटे को, तब आप राजभर पर सवाल उठाने नहीं गए थे। अगर आज जो है राजभर हमारे साथ एक उपचुनाव में हमारा सहयोग कर दिए तो आपको इतनी पीड़ा हो गई। ये पीड़ा तो उस समय आपको होना चाहिए, तब मैं मानता अपने पार्टी के आप सच्चे सिपाही हैं कि जब जो है अब विधानसभा के चुनाव में आपने राजभर पर उंगली उठाया होता, लेकिन नहीं। आप हम खेले तो गिल्ली डंडा, आप खेलेंगे टूर्नामेंट।
ये कौन सी आ बात है रहा हूँ, भैया? बस आ रहा हूँ, जब वो आपके पार्टी में थे तो सही थे, हमारे पार्टी में आए तो खराब हो गए, हमारा सहयोग कर दिए तो खराब हो गए। तो कहीं ना कहीं हमेशा, चाहे वो किसी डिबेट की बात हो या कोई बात हो, हमें धैर्य रखना चाहिए। मैं तो कितने धैर्य के साथ सुन रहा था, मैंने तो कभी आरोप नहीं लगाया। और अगर आप देख ही रहे हैं क्या आरोप लगाया। चलिए खैर, आपके पास आऊंगा, लेकिन आपके बोलने से पहले 2 लाइन बस बोलना चाहता हूँ। मैं बस इतना आपके बोलने से पहले मैं बस इतना कहूंगा विकास जी कि आपके मीडिया एक आखिरी के सवाल के साथ ये खत्म मीडिया के माध्यम से पहला चीज मैं 3 बातें कहूंगा मीडिया के माध्यम से। पहला ये कि कोई भी किसी जाति का अगर मंत्री है तो यह सभी जनता और इनसाइड भारत टीवी के माध्यम से जो लोग भी सुनेंगे यह जान ले, पहले वो अपना विकास करता है, बाद में उस जाति का विकास करता है। पहली बात। दूसरी बात ये विकास जी, इस डिबेट के लिए मैं जब अदालत से चला था और ये हुआ था कि एक सार्थक परिचर्चा होगी, तो मैं ये सोच के आया था कि आप 1 इलेक्शन 1 नेशन पे बात करेंगे, आप महंगाई पे बात करेंगे, आप इंडिया के इस समय इन्फ्लेशन रेट क्या है उस पे बात करेंगे। मैंने आपको फोन पे बताया था किस पे बात होगी। नहीं, मुझे नहीं, आपने मैंने कहा था कि भैया G20 वगैरह पे। और मेरी बात समझिए, मुझे बोल लेने दीजिए पहले। रिकॉर्डिंग है आपने मुझे, मेरे पास भी है, मैं अधिवक्ता हूं तो सारे कॉल मैं भी रिकॉर्ड रखता हूं। इसके बाद से मुझे यह विश्वास था कि आप G20 पे बात करेंगे, यह मुझे लगा था कि आप यहाँ आएंगे। आप इस समय कितने पद सभी मंत्रालयों को मिला के उत्तर प्रदेश में भर्तियों के लिए खाली हैं? क्या बात कर लीजिए ना, कल अरे बोल लेने दो यार। अब हम बोलते थे, हम बेकार बोल रहे हैं, ये कौन बात? चलिए ले लो नेक्स्ट। आपका विजन ये होना चाहिए। लेकिन विकास जी, मैं आज ये कह के जा रहा हूं कि मैं दोबारा कभी इस चैनल पे नहीं आऊंगा। अगर इस तरह की बातें आए कि हम आते ही एक मुद्दे पे भटक के रह जाएं, तो शायद मुझे लगता है कि न मैं सार्थक जवाब दे पाऊंगा, न आप सार्थक प्रश्न पूछ पाएंगे, और न इतने लोग जो अपना कीमती समय यहाँ बैठ के सुन रहे थे, हम लोग को हम लोग के विचारों को जानना चाहते थे, वह कभी भी फलित नहीं होगा। मेरी बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग इस समाज की आने वाली पीढ़ी है। हम सार्थक मुद्दों पे अगर चर्चा करें तो अच्छा है। हम केवल जाति रंग भेदभाव और शब्द में उलझ के रह जाएं, यह हमारा मुद्दा नहीं हो सकता है। हमारा मुद्दा वही है जो देश के लिए अच्छा है। आने वाले 24 के चुनाव में या जो भी चुनाव होंगे, अगर बाई इलेक्शन होते हैं या तमाम राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव है, उसका विजन क्या होता है, यह अच्छे मुद्दे हैं। लेकिन केवल और केवल हम ये रंग में, हम जाति में, हम भेदभाव में, सुनिए, हम केवल धर्म में, हम इन चीजों में उलझ के रह जाएं तो मुझे हाँ बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि यह किसी बुद्धिजीवी वर्ग के लिए भी, और ऐसा वर्ग जो तमाम लोगों को चुनकर यहाँ से सांसद और विधानसभा में भेजता है, उनके लिए भी ये फलित नहीं है। तो आने वाले समय में अगर हम सार्थक मुद्दों पर डिबेट करें तो अच्छा है। धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दों को ना मैं छूं ना आप छुएं। जो लोग चिमटे से छू रहे हैं वो अपना हाल जाने। अब आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल से पहले 2 लाइन। आप लोग यानी कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं, आप लोग अपने नेताओं को समझा लेने दीजिए। मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन पत्रकार से पहले मैं एक भारतीय नागरिक हूं, और भारतीय नागरिक होने के थोड़ा सा बाद मैं एक सनातनी हूं, मैं एक हिंदू हूं। और सर सुन तो लीजिए सर, फिर उसी मुद्दे पे मुझे भी बोलने दीजिए सर। सर मेरी भावनाएं नहीं है सर, मेरी भावनाएं नहीं है, मेरी भावनाएं नहीं है। मैं बोल लूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आप बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने नेताओं को समझा लीजिए कि इस तरह के बयान न दें, मैं कभी भी नहीं छेड़ूंगा। दूसरी चीज़ कि मैं बार बार जब भी यहाँ पे कोई भी बात, यहाँ पे जब डिबेट की बात होती है तो अक्सर आपने ज़्यादातर देखा होगा, आप पिछले डिबेट को उठाइए, जो करंट के मुद्दे होते हैं, जो करंट के इश्यूज होते हैं, उसी पे मैंने यहाँ पे डिबेट किया है। दूसरी चीज़ कि एक दिन में मैं कोई 1 या 2 ही टॉपिक ले सकता हूँ। तीसरी चीज़ कि जितने भी आप लोगों ने मुद्दा पे मुझे ब्लेम किया है या फिर एक तरह से मतलब कि आपने कटाक्ष किया है, उन तमाम मुद्दों को आप मेरे चैनल पे जाके देख जाइए। सीना ठोक के सरकार से सवाल करता हुआ नजर आ जाऊंगा। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, इस बहस का कोई अंत नहीं है। आखिरी सवाल ये, मैं 2 दिन पहले एक मूवी देख के आया और उस मूवी से बहुत इंस्पायर हुआ। मैं उस मूवी का नाम अभी नहीं लेता हूँ, उस पर भी बात हो जाएगी बाद में। और जनता भी इंस्पायर नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उसी मूवी के लेकर। एज ए नागरिक आप जनता को क्या संदेश देंगे कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें वो क्या देखकर वोट करे, और जो लोग उससे वोट मांगने आए उनसे क्या सवाल करें? 2 लाइन में आपका आंसर चाहिए क्योंकि डिबेट खत्म करना है। देखिए, बस इतना मैं कहूँगा जनता से, और जनता क्या भाई, मैं भी एक जनता ही हूँ, बस माइक मिल गया है तो थोड़ा बहुत अपना वक्तव्य रख रहा हूँ
कि विकास के मुद्दों पे वोट कीजिए। धर्म, जाति, रंग, भेदभाव में जब उलझेंगे तो आने वाला भविष्य हमारे लिए तो नहीं लेकिन अगली पीढ़ी के लिए बहुत खराब हो जाएगा। विचार करिए। और हमसे पूर्वज जो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका योगदान हमारे विकास में नहीं रहा है, और इसी बात को लेते हुए कि हमारा भी विकास आने वाली पीढ़ी के योगदान में सम्मिलित रहे, जो हम यहाँ से करके जाएं, उन मुद्दों को सार्थक चुन के आप खुद एनालिसिस कीजिए कि आपको किन मुद्दों पे वोट करना है। मसाले टीआरपी मीडिया में दिन भर चलते हैं, रंगों के, कपड़ों के, ये इस रंग का पहनता है, वो उस रंग का पहनता है, वो उस जाति का है, वो उस धर्म का है, ये कभी मायने नहीं रखेगा। विकास की बात तभी होगी जब सार्थक मुद्दों पे चर्चा होगा, तभी यह देश आगे बढ़ेगा, और तभी इंडिया के रूप में, हिंदुस्तान के रूप में, भारत के रूप में जो आपको सूट करता है, जिसमें आपका दिल लगता है, आप अम्मा कहिए, माई कहिए, मम्मी कहिए, जिसमें आपकी आत्मीयता किसी के साथ बढ़ती है, वही आपका विकास कर सकता है। किसी के द्वारा थोपने वाला। सेम सवाल है, 2 लाइन में आंसर। देखिए, 2024 में भारत की जनता को यह समझना होगा कि जो आपको यह दिखाया जाता है कि हिंदुत्व खतरे में है, तो तमाम शक आए, हूण आए, लोधी आए, मुगल आए, मंगोल आए। हिंदुत्व ही खतरे में नहीं दिखाया जाता है, कई बार इस्लाम भी खतरे में दिखाया जाता है, ईसाइयत भी खतरे में दिखाई जाती है, सब खतरे में दिखाया। 2 लाइन बोलने का मौका दिया था, पर आपने ऐसी बात की तो मैं आगे बोला होता कि इस्लाम पे भी खतरा के दिखाया जाए, आपने बोलने नहीं दिया। नहीं, बोलिए, तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। और इसी प्रकार से देखिए, मैं पूरा लोकतांत्रिक हूँ भाई। लोकतांत्रिक नहीं, आपने मुझे रोक दिया। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। तो इसी प्रकार से जो इस्लाम के कट्टरपंथी लोग हैं, अगर वह भी दिखाते हैं कि इस्लाम खतरे में है, तो उनको भी यह जानना चाहिए कि तमाम हिंदू राजाओं ने इस देश पे राज किया, पर उस भूभाग में मुसलमान भी हैं। तो इन चीज़ों पे ना जा करके, भाषा के नाम पे ना लड़ाई लड़ करके, केवल वन नेशन और वन फला वन ढिमकाना ये छोड़ करके आपको यह समझना होगा कि अनेकता को हमको जो है स्वीकार करना होगा, और उस पे आ करके हमें इस चीज़ पे देख करके चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है इस देश में जो वास्तव में आपको जीने का हक दे, आपको जो अधिकार मिले हुए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, जो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। इन विषयों को देखते हुए विकास के नाम पर गरीबों का क्या स्थिति है उसको देखना चाहिए, युवाओं को अपने भविष्य के बारे में चिंता करके देखना चाहिए, पूरे देश को यह राष्ट्र किस देश में जा रहा है आपको अगल बगल के देशों से देखना चाहिए कि नेपाल, जिसको आप छोटा भाई कहते नहीं थकते थे, और वो आपको बड़ा भाई कहते नहीं थकता था। जी एकदम बिल्कुल 2 लाइन में कंक्लूड कर रहा हूँ। आज वह आपका शत्रु बना बैठा है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है किस तरीके से मोदी जी ने पूरे दुनिया में जा करके भारत का नाम कर दिया, और बगल में नेपाल से ही दोस्ती जो है नहीं कर पाए, और आज नेपाल जो है चाइना के हाथों में बिका हुआ है। आज आपका श्रीलंका चाइना के हाथों में है, आज बांग्लादेश चाइना के हाथों में है, आज पाकिस्तान चाइना के हाथों में है, और मोदी जी जाके मैं कम से कम इस सवाल पे पॉलिटिकल जवाब नहीं चाह रहा था। पता नहीं किस भूभाग में जा करके डंका बजा करके आए हैं कि आपके सारे पड़ोसी आपके विरोध में हैं और चाइना के साथ हैं। सेम सवाल है, और मैं देखिए इन्होंने पॉलिटिकल आंसर दे दिया, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम इस पे पॉलिटिकल आंसर मत दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप निष्पक्षता से दिल से बताइए कि अगर आप वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, और जनता को 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर वोट करना चाहिए। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि जो है सार्थक बहस की अभी बात चल रही थी। सार्थक बहस क्या है? अगर आप जो घर कंक्लूड करते हैं, नहीं, कंक्लूड करते हैं। एक 200 लाइन ये लोग बोले हैं, 2-4 लाइन हम भी बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप जो घर से दिमाग में बैठा के आए हैं, या जिस मुद्दे पर आप बोल सकते हैं, या जिस मुद्दे पर आपकी पार्टी की कमियां हैं, उस मुद्दे पर बहस होगी तो सार्थक नहीं है। जिस मुद्दे पर जो है आप केवल आरोप लगा पाएंगे, क्या वही सार्थक बहस होती है? आपके कमियों की बात किया जाएगा तो बहस सार्थक नहीं होती है। ये कैसे हो सकता है? आप अपने घर से तय करके आएंगे, अरे भाई जो सवाल पत्रकार की इच्छा होगी वो पूछेगा। इतने सारे मुद्दे, वो किसी मुद्दे को उठा सकता है, अपने सवाल अपने घर से नहीं बना रहा है, तो वो सार्थक चर्चा नहीं हुई। आप जो सोच के आए वही पूछा जाए तभी सार्थक होगी। मतलब ये जो 3 लोगों में से 2 लोग आए हैं, ये लोग बिना सार्थक वाले हैं। बस सार्थक चर्चा वही होगी जो आपसे पूछा जाए। दूसरा चीज़ ये है एक दिन आप दोनों लोगों को बुलाता हूं कि गोल मटोल जवाब देना सबको आता है। ये नहीं, वो नहीं, हरा रंग पीला रंग कौन करता है? हरा पीला रंग आप बताइए। आपके पार्टी के लोग करते हैं हरा रंग पीला रंग। कौन नहीं जानता है कि जब इस प्रदेश में आपकी सरकार थी तो क्या क्या होता था? इस प्रदेश में आपकी सरकार थी। लास्ट वाला सवाल का 2 लाइन। दूसरा चीज़ है कि जब भी मैं वोट देने जाता हूँ, जब भी मैं वोट देने जाऊँगा,
तो मैं हमेशा उसी पार्टी को वोट देता हूं और देता रहूंगा जो पार्टी देश के बारे में सोचेगी, जो पार्टी विकास के बारे में सोचेगी, जो पार्टी युवाओं के बारे में सोचेगी, जो पार्टी महिलाओं के बारे में सोचेगी, जो पार्टी सबके साथ सबके विकास के बारे में सोचेगी, जो पार्टी देश के बारे में सोचेगी, जो पार्टी वन अर्थ वन फैमिली के बारे में सोचेगी, जो पार्टी जो है धर्म के आधार पर नहीं सोचेगी, जो पार्टी जो है युवाओं को रोजगार देने के आधार पर सोचेगी, मैं हमेशा उसी पार्टी को वोट दूंगा, क्योंकि वही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। चलिए इस बहस को आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। कई सारे लोग जो है इस पे कुछ बोलना चाह रहे थे, एक लाइन में थोड़ा सा, लेकिन सवाल मत पूछिएगा, बस अपने विचार वही अंकित वहीं पे रहिए। एक छोटा सा सवाल है नहीं मेरा। सवाल हाँ बोल लीजिए। छोटा सा है, केवल एक लाइन में जवाब दे सकते हैं सर। मैंने पांडे सर को देखा और दुबे सर को भी देखा। दुबे सर हालांकि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आया। और आपका चैनल मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत भाव है आपके प्रति। और आप सवाल निष्पक्षता से कोई भी चीज़ दिखाते हैं, मेरा ये है। और मैंने देखा कि पांडे सर और दुबे सर काफ़ी आपके सवालों पे उत्तेजित हो जा रहे थे। हाँ। तो इस पर अभी इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पे बात किया, दोनों लोगों ने प्रेस की स्वतंत्रता पे बात किया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों को, कहाँ तक ये सही है? और क्या अगर बीजेपी प्रेस को स्वतंत्र नहीं रख पा रही है तो कम से कम आप लोग तो स्वतंत्र रखिए प्रेस को। ये मेरा मतलब सवाल। बीच में सवाल पूछ लिया देने कीजिए। और कोई कुछ बोलना चाहता है? अच्छा आप जी। सर मैं एक सनातनी भी हूँ जी। और मैं हिंदू भी हूँ। जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी सर, तो इस समय उस समय ये गोरखपुर सी ग्रेड की सिटी है। इन्होंने दूसरा इनका यही मुद्दा था कि मैं प्राइवेट स्कूलों की फीसों पे अंकुश लगाऊंगा। उसके बाद भी आज यूकेजी में बच्चा पढ़ने जाता है, 60,000 रुपये सालाना फीस लगती है। कौन सा अंकुश है इनका? मेरे पे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे मेरे पढ़ते हैं। मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। और क्यों मैं सस्ते स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस पे इन्होंने क्या किया है? इन्होंने शिक्षा पे कभी कुछ ऐसा ध्यान नहीं दिया है। आज स्कूल अपनी मनमानी लूट रहे हैं, कोई इनका हिसाब किताब नहीं है। और ना कभी ऊपर से कोई ऐसे ऑर्डर है कि आप सी ग्रेड में सिटी फीस इतनी होनी चाहिए, ए ग्रेड में इतनी होनी चाहिए, बी ग्रेड में, ऐसा कोई ऑर्डर और कोई। क्या नाम है सर आपका? रवि प्रकाश मिश्रा। रवि प्रकाश मिश्रा ने लास्ट में जो बात कही है, इसी बात को और इसी मुद्दे को हम अगले डिबेट में मैं वादा कर रहा हूं कि शिक्षा के मुद्दे पर हम बात करेंगे, प्राइवेट स्कूलों के फीस के मुद्दे पर बात करेंगे और इसी जगह पे बात करेंगे। चूंकि समय का अभाव है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया इस डिबेट को, तो इस डिबेट को अभी हम यहीं पे रोकेंगे। तमाम सवाल थे, ये सवाल अगर पहले आए होते तो हम इनसे जवाब भी लेते, लेकिन इस डिबेट को ख़त्म करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ 2 लाइनों में। इस बार जब कोई नेता लोकसभा के चुनाव में आपके पास वोट मांगने आएगा तो उससे अपने हो सके तो संभव हो तो अपने स्कूल के, अपने बगल वाले स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल है उसकी हालत को दिखाते हुए उनसे सवाल कीजिएगा और पूछिएगा कि अगर इसकी व्यवस्था सही नहीं हुई है तो हम आपको वोट क्यों दें। आप बगल वाले सरकारी अस्पताल पे भी चिंतन कीजिएगा कि क्या वहाँ पे सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही होंगी ना सर, तो थोड़ा सा बात कीजिएगा, उस पर सवाल कीजिएगा। और जो लोग भी वोट मांगने आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे इनकी पार्टी को, किसी पार्टी को, उनसे ये सवाल कीजिएगा। क्योंकि ओवरऑल धर्म, जैसे कि अब मेरे ऊपर आरोप लग जाता है, कभी कभी भाजपा वाले नाराज होते कह देते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का पत्रकार हूँ, कभी कभी समाजवादी पार्टी के समर्थक देखते हैं तो कहते हैं अरे भैया तू थमने वाला हुआ। भाई सत्ता से सवाल करूंगा तो लोग अपने अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं। तो मेरा क्या है, मैं सुनता रहता हूं, मेरी कोई बात नहीं है। बाकी यह डिबेट है, डिबेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ससम्मान आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शिवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल दुबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अंकित मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वादे के साथ विदा लूँगा कि आपने जो सवाल किया है उस सवाल पर एक सार्थक डिबेट इसी जगह पर होगी। जय हिंद।